हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और वो है आपका एम्स रायबरेली में जो रिक्रूटमेंट निकला है आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट का, उससे रिलेटेड है। हालांकि वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, वैकेंसीज़ कितनी हैं, एग्ज़ाम का डेट्स क्या है, फ़ीस कितने हैं, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं और सिलेबस अगर है तो वो भी देखेंगे। बट जो हमारा अहम मुद्दा है वो है इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो आप वीडियो में देखोगे, काफ़ी लोग को पता होगा और काफ़ी लोग को नहीं भी पता होगा। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है आपका, इतने तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। अभी भी आपके पास 12 से 14 दिन बचते हैं, ठीक है, 12 से 14 दिन। तो जिनको भी अगर लगे कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात वही है, कन्फ्यूजन बना हुआ है फॉर्म डालें कि नहीं डालें, ठीक है। तो किनको फॉर्म डालना चाहिए और किनको नहीं डालना चाहिए, मैं इस वीडियो में वो आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन से दूर हो जाएगा कि भाई आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा पूर्ण रूप से चर्चा का विषय वही होगा कि हम लोग एम्स रायबरेली का जो रिक्रूटमेंट निकला है उसमें क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, जिससे कि जिनको भी जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो उनको क्लियर हो जाएगा। और जिन्हें डालना है वो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, तो उस ओर हम अब बढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसका किसका है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली एम्स के अंदर ये वैकेंसी आपको निकली है। ये कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और देखो डेटेड आपका क्या था, 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, वो तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया कि लास्ट डेट आपका कब तक है, शुरू कब से हुआ था, एंड कब तक होगा, ये सारी डिटेल्स इसमें हैं। तो अब इसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखो किस किस पोस्ट के लिए आपका जो निकला है, आप धीरे धीरे पोस्ट देखते जाना, वैसे मैं एक एक करके बता भी देता हूँ। पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वैकेंसीज एक्चुअली काफ़ी कम भी हैं। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए मात्र टोटल आपको 2 पोस्ट है, जिसमें यूआर के ही दोनों पोस्ट हैं। असिस्टेंट इंजीनियर 1 है, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट आपका 1 है, डेंटल हाइजेनिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर आपका 2 है। फिर आपका डाइटिशियन का 1 है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसके लिए काफ़ी लोग अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं, वो पोस्ट आपका ये रहा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रुप बी का है, लेवल 6 का पेमेंट है, 5 यूआर का है और 1 ओबीसी का है और 6 आपका टोटल है, ठीक है। जिसको हम इसमें जैसे पटना एम्स में जो ऑफिस असिस्टेंट था वो यहाँ पे या दूसरे एम्स में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सेम एज़ वही है। तो एनएस के अंदर फिर आपका आता है जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसके 4 पोस्ट हैं, 3 जनरल के हैं और 1 उसके। जूनियर इंजीनियर के आपके हैं, ये भी लेवल 6 का है, 2 पोस्ट हैं। अब आगे जूनियर इंजीनियर के 2 हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल 2 हैं, हिंदी ऑफिसर के 1 हैं, जूनियर स्टोर ऑफिसर के आपके 6 पोस्ट हैं। यहाँ आप देख सकते हो 1 पोस्ट आपका यहाँ पे है, ये भी ग्रुप बी है, लेवल 6 है, 5 यूआर के हैं और टोटल 6 हैं। तो जूनियर स्टोर ऑफिसर के भी आपके 6 पोस्ट हैं। फिर आपका 1 पोस्ट लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का है, बट 1 ही पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका ऑप्टिमिस्ट ये सब तो ये फिर आता है जो जनरल लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए मैं खासकर बात करूँ क्योंकि इन सब के लिए कुछ स्पेशल सी डिग्रियाँ चाहिए होती हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 3 है, 3 यूआर के ही हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी ये आपका लेवल 7 का है, 2 ही पोस्ट है लेकिन। नेक्स्ट प्रोग्रामर आपको 3 पोस्ट है, हिंदी ऑफिसर आपका 1 ही है, सीनियर टेक्नीशियन 2 है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी 22 पोस्ट हैं। अगर जिनके पास इसका एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स या एजुकेशनल क्राइटेरिया पूरा हो पाता होगा तो इनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे 22 है। टेक्नीशियन ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में आपका 20 है, ठीक है। टेक्नीशियन फिर है आपका टेक्नीशियन से काफ़ी है। फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए जिनको भी ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के लिए लेवल 1 का है, हालांकि ग्रुप सी में है बट ठीक है। 18 वैकेंसीज इसके लिए हैं, जिसमें 6 आपके यूआर के हैं, 5 ओबीसी के हैं और आगे इस तरीके से बढ़े हुए हैं। फिर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर लैब अटेंडेंट भी आपका ग्रुप सी का है, लेवल 2 का है, लेकिन 1 ही पोस्ट है, ठीक है।
लैब टेक्नीशियन, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र आपका एक ही है, मॉर्चरी अटेंडेंट आपका 2 है, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में भी फिर आप अप्लाई कर सकते हो, 5 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। फिर स्टोर कीपर कम क्लर्क में 2 ही वैकेंसीज़ हैं और दोनों ही यूआर के में है। अपर डिवीज़न क्लर्क में आप फिर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ग्रुप सी का है, लेवल 4 पेमेंट है, लेकिन 6 वैकेंसीज यूआर की हैं, टोटल आपका 10 वैकेंसी। अब यहाँ पे देख रहे हो यूआर का 103 है और टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी वो कितनी हैं, 149, मतलब पूरी 150 भी नहीं है, उससे एक कम ही है, तो 149 वैकेंसीज़ हैं। अब मैं आपको बता दूँ किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो, पहले तो मैंने बताया कि आप अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, ये सब वो पोस्ट बता रहा हूँ जो जनरल लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने जनरली बस ग्रेजुएशन कर रखा है, वो लोग इसको बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अदर उनके लिए कुछ पोस्ट में होगा कि एक्सपीरियंस भी मांगता है, बाकी इसके अलावा जो भी पोस्ट हैं उसमें कुछ खास एक्सपीरियंस मांगता है और ख़ास एजुकेशनल क्राइटेरिया भी मांगता है। वो या तो कहेगा कि भाई आप कॉमर्स के ही होने चाहिए, या कहेगा कि बीएससी से आपने ये कर रखा होना चाहिए, या बीटेक आपका होना चाहिए। बट जनरली जो मेजॉरिटी जो छात्र आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने क्या करके रखा होता है, सिंपली ग्रेजुएशन वो कर रखे होते हैं, ठीक है। उस पर कौन सा फॉर्म आप फिल कर सकते हो वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। उसमें आप ये कर सकते हो, आपका एक ये आ जाएगा 36 नंबर, फिर आपका आएगा स्टेनोग्राफर आप कर सकते हो पोस्ट 3, इसमें भी चलो 5 सीट है, बनता है। फार्मासिस्ट भी आप जिन लोग का हो वो कर सकते हैं, क्योंकि 7 वैकेंसी यहाँ भी है। वैकेंसीज वाइज अगर हम बात करें तो आप हॉस्पिटल अटेंडेंट का बहुत अच्छे से कर सकते हो, हालांकि इसमें कुछ सिलेबस वास्ट होंगे, बट ठीक है, आपको वैकेंसी के अनुसार ये पोस्ट आपका अच्छा है। 18 सीट है यहाँ पे। और फिर आप टेक्नीशियन, तो जिन लोग भी करना चाहें वो टेक्नीशियन में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। बाकी आप फिर आओगे आगे की ओर तो आप जूनियर स्टोर ऑफिसर में जा सकते हो, ये वाला जो 6 है ये जूनियर स्टोर ऑफिसर में जा सकते हो आप लोग। फिर 2 यहाँ पे 4 जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसमें डेफिनेटली कॉमर्स मांगेगा या एमबीए मांगेगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आप लोग जा सकते हो, सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगेगा, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट अप्लाई करेंगे बच्चे वो यहीं पे करेंगे, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि इसका लेवल मतलब पेमेंट भी बढ़िया है और वैकेंसी मतलब है तो कम ही, बट ठीक है, फिर 6 है सबके मुकाबले। और फिर यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट जो है फिर आपको बचती है AAO की, बट 2 ही पोस्ट्स हैं यहाँ पे, तो कंपटीशन यहाँ पे मतलब 2 ही सीट हैं ही, और कितने फॉर्म्स आएंगे, हालांकि फॉर्म यहाँ पे बहुत कम भरे जाएंगे, उसका क्या रीज़न होगा वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। चलो, यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि वैकेंसीज़ आपकी इतनी निकली हैं। अब इसका अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और डिज़ायरेबल क्या है, तो अगर आप अकाउंट ऑफिसर के लिए भरते हो, आपका एज लिमिट आप देख रहे हो 21 to 35 ईयर होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स में, 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ एक्सपीरियंस खोज दिया तो सब लोग इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। डिज़ायरेबल, अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट और MBA है फाइनेंस के अंदर, तब आप ज़्यादा प्रेफर किए जाओगे। फिर असिस्टेंट, तो जिनका हमें ज़रूरत है वो, बाकी जिन लोग को ज़रूरत है वो ऐसे मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट लेके या पढ़ते हुए चलेंगे। अब बात आता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आता है आपका बिटवीन 21 से 30 साल के अंदर का। डिग्री आपको चाहिए बस एक इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से, और या फिर इक्विवेलेंट उसके बराबर का प्रोफिशिएंसी आपका कंप्यूटर में चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। मार्क्स का भी नहीं दिया है कि भाई इतना मार्क्स होना चाहिए, बट आपका 55% मार्क्स या 50% मार्क्स के ऊपर है, 60% है, तो आप बहुत अच्छे से फिट कर पाओगे, ठीक है। अब जूनियर अकाउंट ऑफिसर, क्योंकि जब फॉर्म अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वो लोग इस तरह से छाट भी देते हैं कि भाई एक क्राइटेरिया फिर लोग फिट करते हैं, आपको बताएंगे नहीं, बट वो फिट करेंगे कि भाई 60% के जो नीचे है, 55% के नीचे है, उसको हटाओ, ठीक है, इतने लोग को ही हम बुलाएंगे। तो इस तरह से होता है अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हो गए तो, इन सब वैकेंसीज़ के लिए, जहाँ वैकेंसीज़ काफ़ी कम निकलती हैं। अब जूनियर अकाउंट ऑफिसर आपको 21 से 30 साल का उम्र चाहिए, ग्रेजुएट आपको कॉमर्स में चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ चाहिए, हैंडलिंग अकाउंटिंग गवर्नमेंट, और मेन जो एक्सपीरियंस लोग कर भी लें, बट ये जो लिख देता है ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको चाहिए होता है, ये काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो है। अब चलो, जूनियर इंजीनियर का तो बात हो ही गया, हिंदी ऑफिसर। अब जो नेक्स्ट हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, चलो स्टोर ऑफिस में,
यहाँ पे आपका जूनियर स्टोर ऑफिसर चाहिए। एसेंशियल क्या है, डिग्री आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी चाहिए, पीजी आपको चाहिए, डिप्लोमा या तो पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई सा भी, या डिप्लोमा चाहिए मेडिकल मटेरियल मैनेजमेंट में रिकॉग्नाइज, मतलब या तो पीजी होगा आपका इसमें मटेरियल मैनेजमेंट में या डिप्लोमा होगा तो चलेगा। इसमें और में भी दे रखा है, और है आपके बैचलर डिग्री होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका स्टोर हैंडलिंग में होना चाहिए इसके इस पोस्ट के लिए। अब लाइब्रेरियन में आपको कुछ खासा, लाइब्रेरी साइंस में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, जिन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस से किया होगा वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ऑप्टोमिस्ट, परफ्यूमिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, फिर स्किल टेस्ट इसमें चाहिए होगा कि आपको 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट का ट्रांसक्रिप्शन करना आना चाहिए, 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी का ऑन कंप्यूटर पे आपको करवाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपको फिर वही चाहिए, वर्ड पर लिमिट, मतलब इस यहाँ पे टाइपिंग और वो शॉर्ट स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है। प्रोग्रामर, हिंदी ऑफिसर, चलो नेक्स्ट। सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन का तो बात हो गया। अब है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट। अब ये जो पोस्ट आएगा यहाँ भी काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे। आपका 18 से 30 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th लेवल पे है आपका। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज संत जॉन्स एम्बुलेंस। इस तरह के जो विभाग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, ये भी लैब, ये आपका 12th है, विद साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, 18 से 27 साल के बीच का आपको उम्र होना चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी जो है आपका, एलडीसी में कितना होना चाहिए, 18 से 30 का उम्र होना चाहिए, 12th क्लास में आप पास होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग जो है आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में या दोनों में और है, मतलब या तो वो दोनों मैंडेटरी नहीं है। 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। टाइम आपको 10 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आपको इतने की डिप्रेशन आपको इंग्लिश में टाइप करने होंगे, इतने हिंदी में टाइप करने होंगे। की डिप्रेशन मतलब एक की जब आप दबाओगे तो 5 बार दबाओगे तो वो एक वर्ड में काउंट होगा। 5 की डिप्रेशन इज इक्वल टू कितना काउंट होगा, 1 वर्ड। तो की डिप्रेशन को आप उतने से, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने वर्ड हमें टाइप करने होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मॉर्चरी अटेंडेंट का, ये इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, रिकॉग्नाइज्ड 12th चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस एट मॉक चाहिए। फार्मासिस्ट स्टेनोग्राफर का भी आपका वही है, 12th होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, 50 मिनट इंग्लिश का और 65 मिनट हिंदी में आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको डिज़ायरेबल है कि एक्सीलेंट वर्क, अगर आपका स्पोकन और रिटन दोनों हिंदी इंग्लिश में है तो आप काफ़ी ज़्यादा सही हो। स्टोर कीपर में आपका चाहिए 30 साल, अप टू 30 ईयर लिखा है, मतलब 30 साल तक। जनरली 18 के ऊपर के ही लेंगे तो 18 से 30 आप मान सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएटेड आप होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हैंडलिंग स्टोर में, ठीक है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है मटेरियल मैनेजमेंट में तो ज़्यादा सही है। अपर डिवीज़न क्लर्क का 21 से 30 साल है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका सेम एज लोअर डिवीज़न क्लर्क। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क में है, जो टाइपिंग का स्पीड है 35 वर्ड इंग्लिश और 30 वर्ड आपका हिंदी में, वो यहाँ पे भी आपका लागू होगा, क्योंकि सब साफ साफ यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है आपका सेम एज दैट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। अब कट ऑफ डेट लिखा है यहाँ पे, डेट मतलब कट ऑफ डेट, मतलब इस डेट के अंदर जब भी ये पब्लिश हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको, एडवर्टीजमेंट के 30 दिन के अंदर आपको फिलअप कर देना है, और वो 30वां दिन जब होगा अप टू 5 PM तक ये रहेगा। अब बात आती है सबसे बड़ी बात जो है इस फॉर्म की, एप्लीकेशन फ़ी, जिससे कि काफ़ी, मतलब इतना फ़ी रखने का कोई मतलब नहीं बनता यार। देखो, अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 फ़ी रखा गया है, प्लस इसके अलग से GST 18% लगेगा। जो फ़ी आपका टोटल कितना बन जाता है, 3540, 3540, और वो भी हम इसके लिए भरेंगे जहाँ पे सीटें आपके कैसी हैं, किसी में 2 सीट हैं, किसी में 4 सीट हैं, किसी में 6 सीट हैं, इससे ज़्यादा तो किसी में सीट है नहीं किसी एक पोस्ट के लिए। ओवरऑल आप मिलाओगे तो 10, 12, 22 है, बट ये इतने सीटों के लिए, मतलब आपका कंफर्मेशन भी नहीं है कि भाई मैं लड़ने के लिए भी तो कंफर्मेशन चाहिए होगा ना, कि भाई इतने सीट हैं यहाँ भी मैं ला सकता हूँ। बट अब जहाँ 2 ही सीट है, वहाँ कई लोग तो बस ये सोचेंगे ना कि 2 ही सीट है उसमें हम डालेंगे नहीं, वो भी तब डाल देते हैं। लेकिन ये 3540 रुपये, हालांकि मैं मानता हूँ, देखो एम्स पटना का भी जो फॉर्म आया था उसका फ़ी रखा गया था कितना, 3000, ठीक है। बट उन्होंने एक और नोटिस निकाल के फ़ी को कम किया, उन्होंने फ़ी रख दिया फिर जनरल और UR वालों को 1500, और इसमें GST इंक्लूडेड था,
ठीक है, जीएसटी इंक्लूडेड था। यहाँ पे क्या है कि 3,000 रखा गया है इन्होंने, अब जीएसटी इसके बाहर से है, मतलब 18% जीएसटी, और पहले तो 3,000 और उसके बाद आपको क्या होगा ना कि 3540 तो आप पेमेंट करोगे, ठीक है, 3540 आप पेमेंट करने जाओगे अगर भरते हो। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फ़ी अलग से लगता है। जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो जो जिस भी साइट से आप पेमेंट करते हो, या डेबिट कार्ड से करते हो, क्रेडिट कार्ड से करते हो, या यूपीआई से करते हो, उनका चार्ज फिर अलग लगता है, 11 रुपये, 12 रुपये, 10, वो उनके हिसाब से लगता है फिर। तो यहाँ पे मान के चलो कि आपको 3550 के आसपास तो फॉर्म में लग जाएगा। और SC ST और EWS के लिए आपको 1500 रखा गया है। उसके बाद फिर 18% GST, जो आपका 1800 के आसपास पैसा हो जा रहा है, ठीक है। तो 1800 इन सब के लिए, और मान के चलो 3550 इसके लिए। तो फ़ी का जो है, मैं तो अभी भी मतलब क्या पता उन एग्ज़ाम के पहले, अब क्या ही करेंगे वो, क्योंकि 10 दिन बचा है बस पेपर में, तो पेपर फॉर्म फिलअप में। तो उन्होंने तो एम्स पटना वालों ने तो कर दिया था फॉर्म स्टार्ट होने के पहले ही कि भाई 3,000 उन्होंने रखा था, फिर उन्होंने डेट को फ़ी को कितना कर दिया था, 1,500, और इसमें जीएसटी आपका इंक्लूडेड था। बट यहाँ पे तो 3,000 रखा तो रखा, बट जीएसटी इसके बाहर से रखा, मतलब 540 रुपीज़ और। तो ये गलत है मेरे हिसाब से। तो इसी बेसिस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्म वही लोग भरें जो समझ रहे हैं कि भाई मेरी तैयारी मतलब पूरी है, ठीक है। यहाँ मैं सबको नहीं बोलूँगा कि आप फॉर्म बस उठो और भर दो। फॉर्म इस पोस्ट में इतने पैसे लगाने का मतलब ये कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है एक फ़ॉर्म डालने के लिए, और वो भी वैसे जगह पे जहाँ सीट आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से। तो आपका, अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो लेवल अप हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जो इसके कई सारे पोस्ट हैं वहाँ पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब, जैसे आपने अगर मेरे एम्स पटना के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे जो 80 नंबर के क्वेश्चन आए थे वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल से आए थे, ठीक है। और बाकी 40 नंबर में ही आपका मिसलेनियस था, उसमें मैथ, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर जो भी था वो बाकी 40 में थे। तो 80% नहीं, 80 नंबर, मतलब लगभग आपके 65 से 70% का जो वेटेज है वो किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल का, जहाँ बच्चे फंसेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी मार्कअप है, लेवल अप है, तभी आप इसमें पैसे लगाने का मन बनाइए। अदरवाइज़ आपको हल्का भी डाउट है कि नहीं मेरी तैयारी पूरी नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग का नहीं होगा, बट फिर भी सभी लोग में कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि नहीं मुझे भरना चाहिए। यहाँ काफ़ी लोग, ऐसा भी होगा कि बहुत लोग इस फॉर्म को भरें ही ना, बहुत कम वैकेंसी, मतलब बहुत कम फॉर्म फिलअप हो, तो उस क्राइटेरिया से सोच के भी आप डाल सकते हो। बट वो भी वही लोग डालें जिनको मतलब 100% अगर सिलेबस है, तो वो मान लो कि 75 to 80% सिलेबस उनको लगता है कि सेंट्रल, मतलब मैथ्स मिसलेनियस वाले को छोड़ के, उस पार्ट को छोड़ के जो अदर पार्ट आएगा उसमें अगर उनको लगता है कि भाई 75 से 80% मैं पढ़ चुका हूँ, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें। अदरवाइज़ मेरे सजेशन को मानो तो आप फॉर्म को फिल ना ही करें, क्योंकि इनका एक तो पता नहीं चलता कि ये किस बेसिस पे रिज़ल्ट आउट करते हैं, ठीक है, वो अगर ठीक है। दूसरी बात, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपके पास वैकेंसीज़ उतनी नहीं है, आप मान लो ना यार, अब क्या ही कहूँ, मुझे तो लगता है बस ये पैसे कमाने के लिए फ़ॉर्म निकाल रहे हैं। सीट इनके पास है नहीं, फॉर्म के चार्जेस आपने रखे हैं 3500 रुपये, मतलब कौन से फॉर्म के चार्ज लगते हैं यार 3500। ये तो मतलब एम्स में एंट्री, जैसे मेडिकल नीट निकाल के आते हैं ना बच्चे, तब जाके फॉर्म, जैसे आईआईटी का प्रिपरेशन के लिए आईआईटी के जेई का फॉर्म भरना हो, एडवांस का फॉर्म भरना हो, तब भी 1100-1200 रुपये लगते हैं। एमसीए करने जाओ, निमसेट का पेपर डालो, तब भी 2400-2500 रुपये लगते हैं। ये एक फॉर्म डालने के लिए जहाँ आपने वैकेंसीज़ दी हैं मात्र 2 और 4, वहाँ आपने फॉर्म का रेट रखा है 3540 रुपये। तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये आप तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बस आपको बस पैसा चाहिए कि भैया मजबूरी है तो बच्चा फिलअप करेगा ही, उससे कमाई तो हो जाएगा मेरा। तो ये गलत चीज़ है। हालांकि भरेंगे तो फिर भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि लोग को जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन वही होगा कि जिन लोगों को लगता है कि प्रिपरेशन उनकी बूस्टअप है, वही लोग इस फॉर्म के लिए जाएँ, सोचें। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को छोड़ सकते हैं, क्योंकि चांसेस आपके वैसे भी कम हो जाते हैं क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं है, और दूसरी बात फॉर्म का प्राइस इतना हाई है, ठीक है। आपको इतना रखा है, और पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ को लिखा गया है फ्री, मतलब चलो ठीक है, बट
ये बिल्कुल सही नहीं किया इन्होंने कि इतना फॉर्म। हाँ, मैं तो बार बार बता रहा हूँ ना, पटना एम्स ने भी 3,000 रखा था, बट उन्होंने भी तो कम किया ना, 1,500 कर दिया था, बिल्कुल 50% कम कर दिया। तो ये समझ में आता है कि भाई फ़ी इसलिए भी रखा जाता है कि वही बच्चे आएँ ताकि जो पढ़ रखे हों, ठीक है। बट इस केस में सबको लगता है कि भाई सब वैसे ही होंगे तो आप सब भी भर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में तो उन्होंने भी कम किया था, तो इनको भी कम करना चाहिए था, ठीक है। ये प्राइस आप यूआर वालों को या ओबीसी वालों को रख देते तो फिर भी एक मार्केबल प्राइस था, बट ये तो यार गलत बात है। चलो, ये बातें हो गई। अब हाउ टू अप्लाई में देख लो, तो हाउ टू अप्लाई फ़ी की बातें हो गई। फ़ी आपका वही लिखा गया कि आपको लिंक से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। एक बार अगर फ़ी आप किसी सर्कमस्टांसेस में भर देते हो तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा, या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहेगा तो फ़ी वुड नॉट बी कंसिडर एज समरी रिजेक्टेड, वो कंसिडर नहीं और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिस्कशन कंप्यूटर फाइनल। हाउ टू अप्लाई आपको करना है वही, आपको एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आपका अप्लाई का लिंक पड़ा हुआ है, अप्लाई का लिंक से वहाँ आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से रखना है, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आएगा। सिग्नेचर फ़ोटो थंब वम आपको अच्छे से डिस्प्ले करके विजिबल में आपको वहाँ पे सिग्नेचर एज़ पर एम्स रायबरेली के इंस्ट्रक्शंस में जो लिखे हुए हैं साइज़ वाइज, उसके अनुसार आपको डालना है। टेस्ट सेंटर जो होने वाला है, टेस्ट सेंटर आपका कौन कौन सा रहने वाला है। टेस्ट्स का जो सेंटर है वो आपका न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जम्मू, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल, ये 12 सेंटर में आपके इसके पेपर कराए जाएंगे। अब ई एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी, एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, विल नॉट बी सेंड टू कैंडिडेट इन अदर मोड में नहीं, आपको साइट पे जाके जब एडमिट कार्ड आएगा उसका एक लिंक आउट होगा तो आपको वहाँ से अपना अपना डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट से, अगर किसी के एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो रायबरेली को करेक्शन के लिए कांटेक्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। आपको एज रिलैक्सेशन, ये तो खैर सब में सेम सा ही होता है, तो इसको बताना SC/ST को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल है, PWD को ये 10 साल है, एक्स सर्विस मैन को 5 साल है, इन सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, ग्रुप सी पोस्ट के लिए सर्विसमैन को 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC/ST 8 साल का है, सिविलियन एम्प्लॉय ग्रुप बी के लिए 5 साल 3 साल। चलो ये तो एज हो गया। अब जो एक और बातें बचती हैं, ये तो सर्विसमैन को लेके है। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखा है कि भाई आपको इतना मिनिमम नंबर लाना है, मतलब डिटेल ऑफ सीबीटी आपको इतना नंबर तो लाना ही है। जैसे कि एम्स पटना में ये मार्क आपका 50% था, ये 40%, ये 45% था, और ये उससे थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ पे यूआर का आपको रखा गया है 40%, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को रखा गया है 35%, ST/ST PW एक्स सर्विसमैन को रखा गया है 30%, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कम किया गया है, बट ठीक है। पेपर कितने का होगा, कितने नंबर का होगा, वो भी हम देखें। सीबीटी के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जिन लोगों को अगर अभी तक ये पता नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एप्लीकेबल ऑन द देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपको 0.25 ना मार्क्स डिडक्ट होगा। रिजर्व कैटेगरी कैंड अप्लाई यूर कैटेगरी पोस्ट विद क्वालिफाइंग सीबीटी बाई यूआर स्टैंडर्ड इम्पेलमेंट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। चलो, रिजर्व कैटेगरी भी अगर अप्लाई करते हैं यूआर कैटेगरी से तो आपका जो मेरिट बनेगा वो सीबीटी यूआर स्टैंडर्ड से ही बनाया जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिवाइज द क्वालिफाइंग ऑफ सीबीटी मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट। चलो, PW कैंडिडेट आंसर की ऑफ सीबीटी, आंसर की के बारे में आपको क्या कहा गया है। आंसर की ऑफ सीबीटी विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, आंसर की जो आपका वेबसाइट पे ही आएगा सीबीटी जस्ट आपका एग्जाम के बाद। विल गिवन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट ऑब्जेक्शन, आपको ऑब्जेक्शन का भी मौका दिया जाएगा। इफ़ एनी विद इन 4 डेज टू डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आंसर की जब भी पब्लिश होगा उसके 4 दिन के अंदर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। देयर कैन बी डू ओनली वन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जस्ट विद इन द स्टिपुलेटेड एंड ओनली थ्रू डिजिग्नेटेड वेब लिंक पोर्टल ऑन द पेमेंट ऑफ 100 रुपये पर क्वेश्चन। जैसे कि एम्स पटना में आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन ले रहा था ना, यहाँ पे आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन ले रहा है। मतलब यहाँ क्या कर रहा है कि भाई एक बार फॉर्म का ही इतना सारा पैसा ले रहा है ना कि बाकी जगह पे कम कर दिया है। रिप्रेजेंटेशन अदर कंटेंट विल नॉट बी एंटर्ड इन, किसी और तरीके से आप उसको भेजना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते आप, आपको साइट पे जाके करना होगा। रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि रिजल्ट ऑफ सीबीटी विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट एम्स रायबरेली, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। ये क्या है, रिजल्ट आपका जो है वेबसाइट पे ही जारी किया जाएगा, किसी और तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ द टाई क्लास, टाई केस में आपका दिया हुआ है, किसी टाई स्कोर टाई होता है तो मेरिट विल डिसाइड अप्लाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट बाय यूजिंग नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। पहले देखो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस लाया है, पहला जो हम
हमेशा सब जगह रहता है वो डेट ऑफ बर्थ रहता है, बट यहाँ जो रहेगा किसने सबसे ज़्यादा गलती की है उसको दूसरा नंबर, जिसने कम गलती की है उसको पहले दिया जाएगा। अगर वहाँ भी है तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा, जो बड़ा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद भी अगर टाई है तो आपका नाम में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा उससे सेलेक्ट किया जाएगा। नोट क्या है आपका, ये देखो 17/9 को फॉर्म शुरू हुआ है, 16/10 तक है, मतलब 17 सितंबर को आपका ये फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया था और 16 अक्टूबर तक आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास दिन है। जिन लोग को ये वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आता है कि भाई मुझे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो वो लोग अपना डिसाइड करके भर सकते हो, डेट अभी बचा हुआ है। एज रिलैक्सेशन आपको फिर यहाँ पे दिया हुआ, रिजर्व कंडक्टरी PWD टी। चलो ये सब तो जनरल आपको कुछ TA LTC NPC ये सब नहीं दिया जाएगा आपको। ये चलो ये सब तो सारी बातें हो चुकी हैं। ये DV को लेकर मिस बैंक, चलो ठीक है ये तो हो गया। चलो यहाँ पे हमारा होता है ख़त्म। तो जो मेन 2 इम्पोर्टेंट बातें थी इस वीडियो में लेके, एक तो इसके फ़ीस को लेके था जो रखा गया है 3540 रुपये और 1770 रुपये अदर्स के लिए। ये फ़ीस कम करके ये जो होना चाहिए था वो यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ पे लगभग 700 to 800 रखना चाहिए था मैक्स, बहुत तो। चलो ये तो बात हो गया, बट ये अब चेंज नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोग ने अगर भरा होगा तो पेमेंट करो, और ये हर एक पोस्ट के लिए है। मानो जिसको LDC ग्रुप C भी भरना है, लेवल 1 का पेमेंट है, वो भी भाई ये पेमेंट करेगा। जिसका लेवल 7 का भी है वो भी ये पेमेंट करेगा, बता के रखो। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए था। चलो अब तो ये कर दिया, तो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको अगर प्रिपरेशन आपकी लगती है कि आपने 70 to 80% अच्छे से पढ़ाई कर ली है सिलेबस के हिसाब से, तभी आप इस फॉर्म के लिए जाओ। खुद को आप प्रिपेयर समझते हो तब जाओ, अदरवाइज़ आप इसके लिए मत जाओ। ठीक है, मेरा तो ये कहना होगा, क्योंकि एक तो आपका पैसा लगेगा, दूसरा आपके पास वैकेंसी नहीं है। तो दोनों अपोजिट है। पैसा लगता, वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती, तो मैं कभी नहीं कहता कि मत भरो, भरो। बट टोटल इन्होंने दिया है 150 एप्लीकेशंस और पैसा रखा है इतना सारा। मुझे चांसेस तो ये भी हैं कि भाई 150 बच्चे भी ना डालें, बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई भी कंपटीशन में ऐसा होता नहीं है कि 150 सीट हो और उतना भी सीट ना हो। कम से कम 500-700 बच्चे, 1000 बच्चे तो भर ही देंगे इसको। तो एज़ पर माई सजेशन, आपने अगर तैयारी अच्छी कर रखी है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट का पटना का पेपर आपने देखा ही होगा, ना देखा हो तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है और उसके आंसर की का वीडियो, अब वहाँ से आकर देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उसको देख के बाद अगर आपको लगता है, या जिन्होंने उसका पेपर भी दिया था, पटना असिस्टेंट का पेपर दिया था, उनको भी लगता है कि भाई मुझे ये फिलअप करना चाहिए, तो आप लोग वहाँ जाके कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे है। जिनका वहाँ पे 120 में बहुत लोग कमेंट किए थे कि भाई 90 से ऊपर आ रहा है मेरा, तो हाँ, जिनका भी 90 से ऊपर आ रहा था वो जाके फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। बट जो लोग 60-65 में अटक रहे थे, या बहुत सारा मेजॉरिटी जो सेक्शन था वो 50 से 55 के बीच में था, तो मैं कहूँगा इतने नंबर वाले इस फॉर्म को ना फिलअप करें, कि मुश्किल होगा, क्योंकि वैकेंसीज़ आपके पास उतनी नहीं है। तो बस इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो आई होप आपको अगर क्लियर है तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।